ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें इस कहानी के हीरो जियांग की एंट्री दिखाई जाती है, जो कि एक बहुत ज़्यादा रिच सीईओ था। सेक्रेटरी जो उसके आने का इंतज़ार कर रहे थे, वो बिजनेस ट्रिप से लौटते ही अपने सेक्रेटरी से पूछता है, मैंने जिस लड़की को तुम्हें ढूंढने के लिए कहा था, तुम्हें वो मिली क्या? उसका सेक्रेटरी कहता है नहीं। जियांग सोचता है ई चेन, जो कि एक बिजनेस टाइकून है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है दूसरी कंट्री में, उसने अपने डैड के बिज़नेस को बहुत ही आगे पहुंचा दिया था सिर्फ कुछ सालों में। हालांकि वो उससे कभी मिला नहीं है, लेकिन मिलने की चाहत ज़रूर है। वो उसे अपनी कंपनी में रखना चाहता था। दैट्स वाई वो उसे कई महीनों से ढूंढ रहा होता है, लेकिन ईचेन के बारे में जियांग को कुछ भी नहीं पता चल पा रहा था। वो लिफ्ट से अपनी कंपनी में जा रहा होता है, तभी ईचेन जो कि इस कहानी के हीरोइन है, वो वहाँ जल्दी जल्दी लिफ्ट में एंटर कर जाती है। उसे काफ़ी लेट हो रहा था। जियांग उसे नहीं रोकता है। ईचेन एक लेडी के पास जाकर के कहती है कि मैं नैनी का जॉब करने के लिए तैयार हूँ, और वो उसे रख लेती है। एक्चुअल में जियांग ने 1 महीने में ये 10वीं नैनी रिजेक्ट कर दी थी। ईचेन को नैनी के पैसों की ज़रूरत थी, दैट्स वाई वो ये जॉब करने के लिए तैयार थी। वो लड़की भी सोचती है कि चलो ठीक है, एक और उल्लू मिल गई, कम से कम कुछ दिनों के लिए तो बात टला सकता है। आफ्टर दैट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करने के बाद ईचेन घर जाती है। बटलर उसके आने का इंतज़ार कर रहा था। सब कुछ बहुत ही डिफरेंट एंड हाई फाई था। ईचेन उससे पूछती है कि क्या ये मेरे बॉस का घर है? वो कहता है कि नहीं, ये तो नैनी का रूम है। बॉस का घर तो तुम्हें 3-4 दिनों बाद लेकर के जाया जाएगा, इतना आसान नहीं है नैनी बनना। ईचेन अपना कमरा देख करके बहुत ही खुश हो जाती है। सब कुछ बहुत ही लैविश एंड बहुत ही हाई फाई था। उसे उसका ड्रेस दिया जाता है और काफ़ी कुछ चीज़ें उसे सीखने के लिए बोला जाता है, जो कि देखा जाए तो एक्चुअल में एक नैनी को ज़रूरत नहीं होती है उसके डेली बेसिस के कामों के लिए। लेकिन अमीर लोगों की नैनी लोग भी तो बहुत ही ज़्यादा वाली टैलेंटेड होती है। बदले में उसे 1 मिलियन पर मंथ का सैलरी जो दिया जा रहा था, तो वो ये सब कुछ सीखने के लिए तैयार हो जाती है। उसके पास अगले 3 दिन थे और ये सारी चीज़ें उसे सीखनी थी। बटलर ईचेन को अगले 3 दिनों तक ट्रेन करता है। हालांकि उसके लिए ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी, लेकिन पैसे के लिए उसे ये सब कुछ करना पड़ता है। फाइनली 3 दिनों बाद जब काफ़ी कुछ चीज़ें ईचेन सीख जाती है, तब बटलर उसे घर लेके जाता है। घर में एंटर करते ही ईचेन ने गुस्से में चाय का कप फेंक करके उसे तोड़ दिया था। अब वो समझ जाती है कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा वाला इंसान है। सोचती है कि शायद वो जॉब चेंज कर ले तो बेहतर है। बटलर उसे कहता है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और तुम अब यहाँ से नहीं जा सकती हो। वहाँ पर वो उसे बताता है जियांग के पूछने पर कि एक्चुअल में चाय बनाने वाला जो शेफ़ है वो छोड़ करके जा चुका है। वो इतना बिजी था कि उसे बताने का उसे फुर्सत ही नहीं मिला। अब ईचेन को चाय बनाने के लिए बोला जाता है। ईचेन को बहुत ही अच्छे तरीके से टी बनाना आता था, दैट्स वाई वो उसे टी बनाने का ऑफ़र करती है। बटलर को लगता है कि इस पर भी जियांग बहुत ही भड़केगा, लेकिन जब ईचेन बहुत ही अच्छे तरीके से उसे टी बना करके ऑफ़र करती है तो वो काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। चलो चाय बना करके तो उसने जियांग को इम्प्रेस कर दिया। वो उससे अपना सिगार मांगता है। नॉर्मली सिगार सिर्फ देना नहीं था, उसे एक अलग तरीके के स्मेल में उसे ढालना ज़रूरी था, जिसको कि जो बटलर होता है उससे रिलेटेड बुक यहाँ पर अपने पैंट के अंदर से निकालता है। बेचारी ईचेन को वो बुक तो टच करने तक का मन नहीं था, बट वो उसे बताता है कि जियांग को किस टाइप का सिगार पसंद है। पैसों के लालच में यहाँ पर ईचेन इसे भी बनाने के लिए तैयार हो जाती है। एक्चुअल में ईचेन ही वो लड़की थी जिसे कि जियांग ढूंढ रहा था, लेकिन उसे उसके बारे में पता नहीं था। जब वो उसे सिगार भी बना करके देती है तो उस चीज़ से भी जियांग काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। ईचेन को तो अपने टैलेंट पर पूरा भरोसा था। उसके अपनी आइडेंटिटी छुपाने के पीछे एक बहुत बड़ी बात थी, जो कि हमें आगे चल के पता चलने वाला है। उसका बटलर खुश कि कम से कम जियांग किसी से तो सेटिस्फाइड हो रहा है, वरना वो इस तरीके से नैनी बदलता है मानो कि हर रोज़ हम कपड़े बदलते हैं। सारे लोग घर में उससे परेशान हो चुके थे, लेकिन बॉस है, कोई क्या ही बोल सकता था। दूसरी तरफ हम लोग उसके कज़न ब्रदर और उसके राइवल जिन को देखते हैं, जो कि यहाँ पर जीजी के साथ सामने वाली बिल्डिंग में उसके घर में क्या हो रहा है नज़र रखा हुआ था। जिनको पता था कि जो जियांग है वो ईचेन नाम के एक बंदी को ढूंढ रहा है, जो कि एक बहुत ही बड़ी बिजनेस टाइकून है, लेकिन वो उसे कभी मिलने नहीं देगा उसे। रात में जियांग जिन से मिलने के लिए जाता है। जिन उसे कहता है, मुझे पता है कि तुम ईचेन को ढूंढ रहे हो, बट अफसोस कि वो तुम्हें मिलने नहीं वाली। वह ऐसे उसे बताता है कि मानो ईचेन उसी के साथ है और वो उसे नहीं देने वाला है। दोनों कहने को सिर्फ भाई थे, आपस में लड़ते रहते थे।
बात करने के बाद जब जियांग वहाँ से लौट रहा होता है तो वो रोड साइड अचानक से स्लिप कर जाता है, जिस वजह से कि उसके हाथ वाथ में चोट लग जाता है। सब हंसने लगते उसे देख करके, वो इस तरीके से गिर गया था बेचारा, बस इसी वजह से। लेकिन यहाँ पर किसी को भी उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो वहाँ से उठ करके घर चले जाता है। अगले मॉर्निंग बटलर उसके कमरे में एंटर करने से डर रहा था, उसे कंपनी के कुछ पेपर साइन कराने थे। ईचेन यहाँ पर आता है तो उसे बलि का बकरा बनाने के लिए अंदर जाने के लिए बोल देता है। ईचेन के दिमाग में एक आइडिया आता है जियांग को जल्दी जगाने के लिए और कॉन्ट्रैक्ट के पेपर साइन कराने के लिए क्या कर सकती है। वो एक बड़े से डॉगी को, जो कि उनका पेट था, उसे जियांग के कमरे में भेज देती है। जियांग पेट से डरता था, दैट्स वाई वो इधर उधर कूद करके भागने लगता है। तभी चेन उसे संभालने के लिए आती है और कहती है कि बॉस, लगता है आपकी मॉर्निंग गुड हो गई है और अगर आप इन पेपर्स पर साइन कर दोगे जो कि आप ही के कंपनी के हैं तो मैं इस डॉग को बाहर जाने के लिए बोल दूँगी। जियांग ओके ओके कह देता है और ई चेन उस डॉग को बाहर भेजती है। आफ्टर दैट जियांग उस डॉग के जाने के बाद बाहर उठता है और वो गुस्सा करने लगता है कि वो अपने बॉस के साथ ऐसा मजाक कैसे कर सकती है। जियांग उसे कहती है कि बॉस, आप सबके लिए मुश्किलें खड़े करते हो, अब अगर आप इन पेपर्स पर साइन कर देते तो मुझे डॉग को बुलाना नहीं पड़ता। जियांग पेपर्स पर साइन करने से मना करता है तो वो कहती है कि रुको, फिर मैं वापस से डॉग को बुला रही हूँ। जियांग के साथ इस तरीके से कभी किसी ने बिहेव नहीं किया था, ये बात तो बटलर को भी दिख रहा था। उस डॉग के डर की वजह से जियांग यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करने के लिए तैयार हो जाता है और ईचन के बिहेवियर से जियांग उसे अपने साथ ऑफिस चलने के लिए बोलता है। ईचन सोच रही होती है कि उसे ऑफिस क्यों लेकर के जा रहा है यार, बेहतर तो था कि वो नैनी का काम कर रही थी, लेकिन बॉस है, कहाँ ही मना कर सकते हैं। वो कहता है कि मेरे हाथ में से चोट लगा है, तुम चलो, तुम वहाँ भी मेरा ख्याल रखोगी। ये जिन वहाँ पर जाती है और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो जिन था वो उस बिजनेसमैन से फ़ोन पर बात कर रहा होता है, जो कि फ़िलहाल जियांग से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए जाने वाला था। दोनों मिले हुए थे। जिन यहाँ पर उसे कुछ बेकार के कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए बोल रहा था, जिससे आगे चल के जियांग को लॉस ही होता। अभी तो भले वो बहुत ही टेम्पटिंग दिख रहे थे, वो बिजनेसमैन जिन के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो जियांग के ऑफिस पहुंचता है, जहां पर कीचिन भी उसके साथ थी। वो थोड़ा अकड़ के जियांग से बात कर रहा होता है। जियांग को कहीं ना कहीं ये बात का डाउट था कि वो जिन के साथ मिला हुआ है और उसकी जो शर्तें थी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, वो जियांग के हिसाब से सही नहीं थी। तभी ईचन उस कॉन्ट्रैक्ट को उठा के पढ़ने लगती है, जैसे कि देखते ही वो बिजनेसमैन पहचान जाता है कि ये तो वही बिजनेस टाइकून ईचन है जिसने कि फ़ॉरेन में भी मेरी कंपनी को उस कंपटीशन में हराया था। लेकिन वो यहाँ क्या कर रही है, वो थोड़ा सा घबराने लगता है। ईचन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के बताती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारे ही लॉसेज है, क्या आप हमारे बॉस का लॉस कराना चाह रहे थे या फिर आप किसी और के साथ मिले हुए हो। जियांग जब भी देखता है कि वो मैंडेरिन लैंग्वेज इतने अच्छे से बोल दे रही है तो वो भी शौक हो जाता है कि एक नैनी को इतना सारा टैलेंट कहाँ से ही आता है। वो उस बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर देता है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। ईचिन के पास ये टैलेंट था, ये बात जियांग को पता नहीं था। ये सब कुछ होने के बाद उसे थोड़ा सा डाउट होने लगता है। बाहर जाकर के वो बिजनेसमैन जिन को बताता है कि यहाँ पर कांड हो गया है। एक्चुअल में वो बिजनेस टाइकून ईचिन जियांग के साथ है और उसके साथ वो नैनी का काम कर रही है। जिसे सुनते ही जिन हंसने लगता है और कहता है कि वो जिस बंदी को इतने टाइम से ढूंढ रहा है वो उसके साथ है, फिर भी उसे नहीं पता है। ये उसके लिए तो प्लस पॉइंट ही है। वो जियांग को हराने के लिए, उसे नीचे दिखाने के लिए अब उसे अपने साथ रखने का प्लान कर रहा होता है। वो सोचता है कि ईचिन को वो अच्छे खासे पैसे ऑफर करेगा और वो उसका जॉब छोड़ करके यहाँ पर जियांग के पास आ जाएगी। उस बिजनेसमैन के जाने के बाद यहाँ पर ईचिन काफ़ी हंस रही थी कि ये तो चुटकियों का काम था। जियांग यूं ही उस बिजनेसमैन से घबरा रहा था, वो तो खुद ही फ्रॉड में था। जियांग को इस बात का डाउट होने लगता है कि ईचिन को किसी ने भेजा है, वो किसी और मोटिव से उसके पास आई हुई है। एक्चुअल में वो इतनी टैलेंटेड है अगर, तो उसे नैनी के काम की क्या ज़रूरत है। उसे नहीं पता था कि ईचिन की जो मॉम है उसकी तबीयत ख़राब है, दैट्स वाई वो यहाँ पर ये काम करने के लिए आई हुई है। वो ईचिन से पूछ रहा होता है कि आखिरकार तुम्हारी असली आइडेंटिटी क्या है और तुम यहाँ क्या कर रही हो। ईचिन कहती है तुम्हें सच में मुझ पर डाउट हो रहा है। वो इससे पहले कि कुछ बोल पाता है यहाँ पर जेन आ जाता है और वो ईचिन को 5 मिलियन ऑफ़र करते हुए कहता है ये तुम्हारी मंथली सैलरी हो सकती है अगर तुम मुझे फॉलो करो तो, मेरे घर चल के काम करो तो।
इतने पैसे देख कर ईचन को लगता है एक पल के लिए कि उसे जिन की बात मान लेनी चाहिए। ऐसे उसकी मॉम का ट्रीटमेंट तुरंत ही हो सकता है, लेकिन फिर भी ये पैसे की टेम्पटेशन को वो कंट्रोल करती है और ईचन को मुंह पे मना कर देती है, ये कहते हुए माना कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, दैट्स वाई मैं नैनी का काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे जो पैसे कमाने हैं वो मैं खुद से कमा लूँगी। मुझे तुम्हारी ये डर्टी मनी या ब्लैक मनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसे पता था कि फ्री में पैसे तो उसे वो यूँ ही नहीं देने वाला है। एक नैनी के लिए 5 मिलियन मंथली बहुत ही ज़्यादा होता है। ये कहते हुए वो जिन को वहाँ से जाने के लिए कहती है। वो गुस्से में ईचन को थप्पड़ मार देता है। हालांकि वो जियांग को उसकी असली आइडेंटिटी नहीं बताता और वो दोनों ही आपस में लड़ने लगते हैं। ईचन उन दोनों को रोकती है और कहती है मुझे जिन के साथ काम नहीं करना, और वो बटलर को बुला के यहाँ पर जिन को कंपनी से बाहर निकलवा देती है। वो सोच रहा होता है कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला है ईचन को, तो वो अपने साथ मिला करके ही रहेगा। बाहर जा करके वो यही सोच रहा था। इधर ऑफिस में ईचन जियांग से कह रही थी कि अब ये वर्क की वजह से मुझे इंजरी हुई है, तो मैं अगले 2-3 दिनों के लिए छुट्टी लेने वाली हूँ। लेकिन जियांग से कहता है तुमने बताया नहीं कि आखिरकार तुम्हारी असली आइडेंटिटी क्या है। ईचन उससे कहती है हद यार, तुम्हें लगता है कि मैं सच में तुम पर नज़र रखने के लिए आई हूँ। ईचन कहता ऑब्वियसली, या तो तुम मेरे दुश्मन की तरफ से भेजी गई हो या तो फिर तुम मुझसे प्यार करती हुई, दो में से कोई एक बात हो सकता है। ईचन हंसते हुए कहती है दोनों में से कोई बात नहीं, और अगर तुम मुझे नहीं पसंद करते हो, तुम्हें मुझ पर डाउट है तो ठीक है, मैं तुम्हारी ये नैनी की नौकरी छोड़ करके जा रही हूँ। वो गुस्से में रिज़ाइन करके चली जाती है। यहाँ पर जियांग ने ईचन की बैकग्राउंड के बारे में पता लगाया था, तो उसे पता चलता है कि एक्चुअल में उसे पैसों की ज़रूरत है, दैट्स व्हाई वो नैनी की काम कर रही है। हालांकि उसे उसकी मॉम के बारे में और उसकी असली आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं चल पाता है, तो वो ईचन से मिलने के लिए, उसे मनाने के लिए वापस से जाता है, क्योंकि वो इतना तो समझ चुका था कि ईचन काफ़ी टैलेंटेड है और वो उसकी नीड्स की काफ़ी अच्छे से ख्याल रख पा रही है। एक्चुअल में ईचन की असली आइडेंटिटी को छुपाने का काम जिन ने किया था। वो ये सोच रहा होता है कि बस किसी बहाने से जियांग को ईचन के बारे में ना पता चल सके और वो ईचन को अपने साथ रख ले। जब वो घर लौट रहा होता है यही सोचते हुए, तो देखता है ईचन मुँह बना करके वहाँ से गुजर रही है, तो वो समझ जाता है कि ज़रूरी जियांग ने उसे जॉब से निकाल दिया होगा। वो उसे कहता है मैंने कहा था कि वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, देखा उसने तुम पर डाउट किया ना, तुम मुझे फॉलो क्यों नहीं करती हो, मैंने कहा था कि तुम्हारी मॉम का मैं अच्छे से ट्रीटमेंट करवा दूंगी। ईचन उसे साफ मना कर देती है और कहती है अगर मेरे मॉम को हाथ लगाए तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जियांग आ जाता है और वो दोनों वापस से लड़ने लगते हैं। वो ईचन को अपने साथ चलने के लिए बोल रहा था। ईचन गुस्से में कह देती है मुझे तुम दोनों से कोई मतलब नहीं है और मुझे तुम दोनों में से किसी के साथ काम नहीं करना है। ये कहते हुए वो वहाँ से जाने लगती है, जहाँ पर कि जियांग को भी पता चलता है कि ये वही ईचन है जिसे कि वो ढूंढ रहा है। वो उससे बात करने के लिए आगे बढ़ रहा था कि कार से उसका एक्सीडेंट होने वाला था। तभी ईचन बीच में आ जाती है और वो जियांग को धक्का दे देती है, जिस वजह से एक्सीडेंट उसका हो जाता है। उसके सर में चोट लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। जियांग ये देख के घबरा जाता है और ईचन को जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेकर के जाता है। अगली सुबह ईचन की जब हॉस्पिटल में आँख खुलती है तो सर पर चोट लगने की वजह से एक्चुअल में उसे मेमोरी लॉस हो चुका था। वो जियांग को भी नहीं पहचान रही थी। जियांग को अफसोस हो रहा था कि एक्सीडेंट उसका होने वाला था, लेकिन ईचन बीच में आ गई, इसलिए वो बेचारी फंस गई। ईचन उससे पूछती है कि वो कौन है। जियांग उसे कहता है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। अगर वो ये कहता कि वो उसका बॉस है और ईचन उसकी नैनी है, तो फिर उसके मन में सवाल आता कि वो बॉस होकर उसका इतना केयर क्यों कर रहा है। ईचन से कहता है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ और मेरी वजह से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, दैट्स वाई मैं तुम्हारा आज से ख्याल रखूँगा। ईचन काफ़ी कन्फ्यूजन में रही थी, तभी उससे हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसकी मॉम की कंडीशन बिगड़ गई है। वह जल्दी जल्दी यहाँ से निकल के अपनी मॉम के कमरे में जाती है। जियांग को अर्जेंट कॉल आने लगता है तो उसे कमरे में ही रुकना पड़ता है। उसे वापस से ईचन की मॉम के बारे में नहीं पता चल पाता है। तो उसी तरफ हम लोग देखते हैं कि ईचन जब वहाँ पहुँचती है तो डॉक्टर उसे कह रहे होते हैं कि उसकी मॉम को ऑपरेशन का ज़रूरत है। जिन और जिजी भी उसे फॉलो करते करते वहाँ पर जाते हैं। अब ऑपरेशन के लिए 2 मिलियन मिनिमम लगने वाले थे फर्स्ट फेज के लिए। ईचन के पास उतने पैसे नहीं थे। जिन यहाँ पर आता है और वो बोलता है कि एक्चुअल में मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ और मैं तुम्हारा यहाँ पर हेल्प कर सकता हूँ, ये हॉस्पिटल मेरा ही तो है। ईचन उससे 2 मिलियन उधार लेने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसकी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए उसे अच्छे खासे पैसे चाहिए थे। वैसे कहता है ठीक है, इसके बाद मैं तुम्हारे मॉम का पेमेंट कर देता हूँ ऑपरेशन के लिए और तुम में चलो मेरे साथ। तो ईचन उसकी बात मान जाती है। ईचन वैसे तो अपनी मर्जी से कार में जा ही रही थी, पता नहीं जिन को क्या होता है कि वो उसे बेहोश कर देता है और वहाँ से लेके जाने लगता है।
वो उसे अपने घर लेकर के जाता है। उसने उसे बांध के रखा हुआ था। ईचिन उसे कहती है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे इरादे कुछ और हैं। जिन को पता चला था कि ईचिन की मेमोरी चली गई है, लेकिन फिर भी वो जानता था कि जियांग उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। दरअसल वो सिर्फ जियांग को परेशान करने के लिए ईचिन को किडनैप करके लेके आया हुआ था। वो उसे कहता है कि तुम्हें मेरी मिस्ट्रेस बनना होगा, मैंने तुम्हारी मॉम के लिए 2 मिलियन जो पे किए हैं। ईचिन खुद को सेव करने के लिए उससे हर्ट करते हुए वहाँ से बाहर निकलने का कोशिश करती है। बाहर जाकर के वो जियांग से टकराती है और जियांग को उसका हेल्प करने के लिए बोलती है। जियांग यहाँ पर जिन से लड़ने लगता है। जिन उसे कहता है कि अब उसकी मेमोरी चली गई हो और अब मेरा उस पर उधार है। जियांग उसे कहता है, जो भी है मैं देख लूँगा, लेकिन तुम अभी उसे लेकर के नहीं जा सकते हो। ईचिन लव पोशन के नशे में थी। वो जियांग को उसे हेल्प करने के लिए बोलती है। जियांग उसे संभालते हुए अपने घर लेकर के जाता है, जहाँ पर उसे काम डाउन करने के लिए वो उसे बाथटब में थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए बोलता है, लेकिन ईचिन दवा की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रही थी। जियांग खुद को कंट्रोल करता है। उसे उसकी मॉम का कॉल आता है। उसकी मॉम उसे कहती है कि कल से तुम्हें ब्लाइंड डेट्स पर जाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ लड़कियाँ सेलेक्ट की हैं, तुम्हें उनसे मिलना होगा। बहुत हो गया, तुम्हारी उम्र अब शादी की हो रही है और तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड तक नहीं है। ईचिन को मजबूरी में अपनी मॉम की बात माननी पड़ती है। फ़ोन रखने के बाद ईचिन यहाँ पर जियांग को थैंक्स बोलती है उसका हेल्प करने के लिए और उससे सच पूछती है कि आखिरकार बात क्या है। तब जियांग उसे बताता है कि एक्चुअल में ईचिन उसकी नैनी हुआ करती है और उसके घर काम किया करती थी। ईचिन उसे कह रही है कि उसका मेमोरी लॉस हो गया और उसे कुछ भी चीज़ें याद नहीं है। जियांग उसे कहते हैं, इसलिए तो मैंने तुम्हें बताया नहीं था। खैर, मैं तुम्हें कंपनी पर एक अच्छा पोजीशन देने के लिए तैयार हूँ। ईचिन उसे कहती है कि जब तक उसकी मेमोरी वापस नहीं आ जाती तब तक वो नैनी के तौर पर काम कर सकती है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब वो ऑफ़िस के बारे में जानेगी नहीं तो फिर वो जियांग के ऑफ़िस में क्या ही हेल्प कर पाएगी। तो वो उसकी बात मान जाता है। वो ईचिन को आराम करने के लिए बोल के कमरे से बाहर निकल रहा था। डॉक्टर ने कहा था कि ईचिन मेल न्यूट्रिस्ट है, तो उसके खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखने के लिए। वो बटलर को कहता है कि कल से ईचिन के लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट बन जाना चाहिए। अगली मॉर्निंग जब ईचिन जगती है तो वो मेड के कपड़ों में काम करने का इंतज़ार कर रही थी। जियांग यहाँ पर आता और उसे अपने साथ बैठ करके ब्रेकफास्ट करने के लिए कहता है। ईचिन काफ़ी ऑकवर्ड थी कि जब मैं इस घर की नैनी हूँ तो फिर मुझे ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है। जियांग उसे कहता है, क्योंकि तुम्हारा एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ था, इसी वजह से तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। वो ईचिन को अपने हाथों से खिला रहा होता, वो काफ़ी ऑकवर्ड हो जाती है और कहती है, नहीं नहीं, वो खुद से खा लेगी, अच्छा नहीं लगेगा। अगर बॉस एक नैनी का इतना ख्याल रखे तो। जियांग कहता है, तुम्हारे बिहेवियर पहले तो ऐसा नहीं था। ईचिन कहती है, अगर तुम्हें मेरे कैरेक्टर में कुछ चेंज लाना है तो तुम बता सकते हो, मैं खुद को बदल लूँगी। जियांग उसे कहता है कि नहीं, तुम धीरे धीरे खुद ही नॉर्मल हो जाओगे, तुम्हें किसी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे सारे प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए तैयार हूँ। ईचिन को जियांग के साथ अच्छा भी लग रहा था और ऑकवर्ड भी। उसे ऐसा लग रहा था कि हाँ, कोई है जो कि एक्चुअल में उसका ख्याल रखता है, लेकिन आखिरकार उसका जियांग से क्या रिलेशन था। यहाँ पर जियांग को पता चलता है कि एक्चुअल में जिन ने वो एक्सीडेंट जियांग के लिए अरेंज कराया था, क्योंकि उस एरिया में इतने फास्ट ड्राइविंग करने वाला कोई नहीं होता है। शाम में उनके घर में ऐसे पार्टी हो रही थी जहाँ पर कि उसकी मॉम ने कुछ ब्लाइंड डेट्स अरेंज किए थे। उनमें से एक एनी भी थी। जियांग ईचिन के पास आता है वाइन लेने के लिए। ईचिन को लगता है कि वो उसके इतने करीब क्यों ही आ रहा है। सारे लोग यहाँ पर अजीब तरीके से गॉसिप करने लगे हैं। तभी एनी बीच में आती है। यहाँ पर ईचिन को पता चलता है कि एक्चुअल में एनी जियांग की हो सकती है कि आगे चल के फियांसे बने, लेकिन जियांग को एनी से कोई मतलब ही नहीं था। वो तो बस उसके साथ बिजनेस डीलिंग कर रहा था। बिजनेस के बारे में बात करने के लिए वो वहाँ से चले जाता है। ईचिन गलती से एक लड़की से टकरा जाती है और उसके वाइट ड्रेस पर रेड वाइन गिर जाता है, जिस वजह से कि वो उससे सॉरी बोलने लगती है, लेकिन वो उसका इंसल्ट करते हुए कहती है कि तुम्हारी जैसी लड़कियों को मैंने बहुत देखा है। आ जाती है यहाँ पर बॉस को पटाने के लिए। जियांग को जो तुम पटाने का कोशिश कर रही हो वो हम सबको दिख रहा है। तभी वहाँ पर जेन आता है और वो ईचिन को कहता है, तुम्हें तुम्हारी औकात तो पता चल ही गई होगी। जियांग सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है, एनी उसकी रियल फियांसे है, और अगर तुम मुझे फॉलो करोगी तो मेरा 2 मिलियन का उधार भी तुम्हें चुकाने का मौका मिलेगा। ईचिन वैसे तो मना कर रही थी, लेकिन वो लड़की यहाँ पर ईचिन को बुली करने लगती है और उसके ख़राब हुए ड्रेस के लिए पैसे कंपनसेशन के तौर पर मांग रही थी। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं जियांग आ जाता है ईचिन का हेल्प करने के लिए, और वो उस लड़की के मुंह पे 1 मिलियन का चेक फेंकते हुए कहता है, आई थिंक ये तुम्हारे पूरे ख़ानदान के ड्रेस खरीदने के लिए इतने पैसे काफ़ी होंगे। चलो, अब तो तुम्हारे ड्रेस का हिसाब तो हो गया, अब तुमने जो यहाँ पर ईचिन को बुली किया अब उसका हिसाब करना बाकी है।
बदले में वो उसे 10 थप्पड़ मरवाता है और कहता है आज के बाद अगर ईचिन को बुली किया तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। वो सबको अनाउंस करता है कि वो ईचिन को पसंद करता है और चांसेस है कि नियर फ्यूचर में वो ईचिन को शादी करे। लेकिन ईचिन से ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड थी क्योंकि वो इस घर की नैनी थी। इस वजह से जियांग का इंसल्ट भी हो रहा था। इसी वजह से वो उसके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। वो कहती है कि नहीं, वो जियांग को छोड़ करके जिन के साथ जा रही है। अब उसे ये नहीं पता था कि आखिरकार वो जिन के साथ जा क्यों रही है। अब जिन उसे कहता है कि तुम्हें तो दिख ही रहा है कि तुम भले यहाँ पर ईचिन को अपना पर्सन कह रहे हो, लेकिन वो तुम्हें छोड़ करके मेरे साथ जाने के लिए तैयार है। जियांग उससे पूछता भी है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सोल्यूशन कर दूँगा। लेकिन ईचिन उसे कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुम्हारी और एनी की जोड़ी बहुत ही अच्छी है। ये कहते हुए वह जिन के साथ वहाँ से चली जाती है। जिन को ऐसा प्राउड फील हो रहा था मानो कि उसने जियांग को हरा दिया और जियांग को लग रहा था कि आखिरकार उससे कहाँ क्या गलती हो गई जो कि ईचिन उसे छोड़ करके चली गई। एनी यहाँ पर जियांग को सिंपैथी दिखाने के लिए आते हुए कहती है मैंने कहा था कि ईचिन तुम्हारे लायक नहीं है, वो तो बस तुम्हारे घर की मेड है। वो ईचिन को कार में लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो कह रहा था माना कि मेमोरी भूलने के बाद तुम मेरी किसी काम की नहीं हो। मैंने पहले सोचा था कि तुम्हें मैं ऑफिस में जॉब दिलाऊंगा, लेकिन अब तुम एज ए मिस्ट्रेस भी मेरे लिए काफ़ी हो क्योंकि इससे जियांग को परेशानी हो रही है। वो ईचिन के साथ रोमांस करने का कोशिश करता है और तब तक वहाँ पर जियांग उसका हेल्प करने के लिए आ जाता है। ईचिन को वो अपने साथ लेकर के जाना चाह रहा था, लेकिन वो मना करती है और कहती है कि मेरा 2 मिलियन का उधार है जिन पर और बदले में उसे मैंने अपनी बॉडी से चुकाने का प्रॉमिस किया है। वो उसे कहता है तुम मेरे साथ चलो, 2 मिलियन मैं तुम्हारे बदले जिन को देने के लिए तैयार हो। ईचिन उसे कहती है फ्री में कुछ नहीं होता, बदले में फिर मुझे तुम्हारे साथ सोना पड़ेगा, तो फिर फ़ायदा ही क्या। गुस्सा करके जियांग वहाँ से चले जाता है और जिन ओवर कॉन्फिडेंट हो करके चीज़ें बकवास करने लगता है। ईचिन उसकी बातों को रिकॉर्ड कर लेती है। वो उसे धमकी दे रहा था कि अगर उसने उसे छोड़ के जाने का कोशिश किया तो फिर वो उसकी मॉम को कभी भी हॉस्पिटल में जान से मरवा सकता है। ईचिन उसकी बातों को रिकॉर्ड करके उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे खिलाफ ये सबूत रिकॉर्ड कर लिया है और अगर तुमने मेरी मॉम को हाथ भी लगाने का कोशिश किया है तो ये मैं पब्लिक कर दूंगी। भले ही तुम कितने भी अमीर हो, लेकिन कानून तुम्हें सज़ा ज़रूर ही देगी अगर तुमने मेरी मॉम को मारने के बारे में सोचा भी तो। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एनी आ जाती है और वो ईचिन को सेव करके वहाँ से लेके जाती है। ईचिन एनी से पूछ रही थी कि आखिरकार उसने उसका हेल्प क्यों किया। वो उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम काफ़ी टैलेंटेड हो, तुम्हें तुम्हारी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए पैसे भी चाहिए, दैट्स वाई मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब देना चाहती हूँ। ईचिन जानती थी एनी इतनी सिंपल लड़की तो नहीं है, ऊपर से उसका फियांसे मुझ में इन्वॉल्व है तो वो मुझे इतनी आसानी से जॉब तो देगी नहीं, लेकिन उसे पैसे चाहिए थे अपने मॉम के लिए, दैट्स वाई वो ये जॉब एक्सेप्ट कर लेती है। एनी मन में सोचती है कि अब तुम चलो बेटा मेरे ऑफिस, हर रोज़ तुम्हें मैं जलील करूँगी और एक एक दिन करके मैं जियांग को ये एहसास दिलाऊंगी कि तुम उसके लिए सही नहीं हो। अगले दिन ईचिन एनी के ऑफिस पहुंचती है जहां पर कि वैसे तो कुछ लोग उसके साथ अच्छे से बिहेव करते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ही बुरे तरीके से बिहेव करते हैं। मीटिंग करने के नाम पे यहां पर ईचिन से सिर्फ कॉफ़ी और पानी ही मंगवाया जा रहा था। जियांग यहाँ पर आता है। ईचिन यहाँ पर चुपचाप सारी चीज़ों को सर्व कर रही होती है। एनी को ये देख करके काफ़ी मज़ा आ रहा था कि ईचिन किस तरीके से जियांग को इग्नोर कर रही है और उसका दिल एक एक करके हर चीज़ के लिए टूटते जा रहा है। यहाँ पर जब ईचिन चुपचाप अपने डेस्क पे काम कर रही होती है तभी एक टर्की बिजनेसमैन यहाँ पर आता है जो कि ईचिन में इंटरेस्टेड था। ईचिन से बात करने का कोशिश कर रहा था बट वो उसे इग्नोर कर देती है। एनी ये चीज़ देख लेती है। वो ईचिन को और ज़्यादा जलील करने के लिए जानबूझ करके उसे बिजनेसमैन के पास प्रोजेक्ट लेकर के भेज देती है साइन करने के बहाने। ईचिन को नहीं पता था कि ये वही टर्की बिजनेसमैन है, तो वह चुपचाप वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के लिए चली जाती है। ये सोचते हुए कि बस वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कराएगी और घर चली जाएगी। इधर तब तक एनी ने जियांग को अपने पास फंसा के कंपनी के काम से रखने के लिए सोचा था ताकि उसका ध्यान ईचिन पे ना जाए, लेकिन जब ईचिन उस बिजनेसमैन से मिलने के लिए जाती है तो उसे ऐसा लगता है कि वो अपनी मर्जी से यहाँ पर खुद को सर्व करने के लिए आई हुई है। तो वो होटल के कमरे में लेकर के जाता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बहाने उसके साथ इंटीमेट होने का कोशिश करता है। इधर जियांग ऑफिस में आता है और जब देखता है कि काफ़ी देर हो गई, ईचिन कंपनी में दिख क्यों नहीं रही, तो उसकी फिक्र होने लगती है। उसके बारे में पूछता है तो एनी बहाना कर देती है कि वह कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए गई है। जियांग को ईचिन का फिक्र होने लगता है और वो उसे ढूंढने के लिए बाहर निकलता है। ऑफिस में लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि ईचिन बेचारी अभी नई नई आई हुई है और उस टर्की बिजनेसमैन के पास उसे जाना पड़ा, जिसे सुन करके ईचिन काफ़ी परेशान हो जाता है। उसे डाउट था कि एनी जानबूझ करके उसे परेशान करने के लिए ऐसा कर रही है। वो उसे धमकी देते हुए पूछता है ईचिन कहाँ गई है, बता दे वरना उसके लिए सही नहीं होगा।
तो एट द एंड एनी को बताना पड़ता है कि ईचन कहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए गई हुई है। जियांग ईचन को ढूंढने के लिए जाता है। वो बिजनेसमैन ईचन के साथ बदतमीजी करने का कोशिश कर रहा था और ईचन खुद को सेव कर रही होती है। तब तक वहाँ पर जियांग पहुँच जाता है और वो ईचन को सेव करके वहाँ से लेके जाता है। उसे हक करके काफ़ी रोने लगती है। रोते हुए वो जियांग को कहती है कि मैं तो बस अपनी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए पैसे कमाना चाह रही थी, ये चीज़ें मेरे लिए इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्यों है। एक तो मेरा खुद का ही मेमोरी लॉस यहाँ पर हुआ पड़ा है। जियांग उसे कहता है मैंने कहा था कि सिर्फ मैं ही तुम्हारा दोस्त हूँ और मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तो पता नहीं तुम जिन से किस तरीके से इन्वॉल्व हो गए और तुम्हें उसके साथ जाना था। अच्छा कोई नहीं, चलो जिस प्रोजेक्ट के लिए मैं यहाँ पर एनी के कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ वो प्रोजेक्ट मैं तुम्हें हैंड ओवर करता हूँ। तुम्हें और किसी प्रोजेक्ट पर काम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तुम्हें अच्छे खासा कमीशन मिल जाएगा। ईचन इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुजार थी। हालांकि जियांग वहाँ पर अभी ये बात उसे नहीं बताता है कि वो ईचन को एक्चुअल में पसंद करता है, इसलिए नहीं कि ईचन इतनी बड़ी बिजनेस टाइकून है जिसे कि वो ढूंढ रहा था। जब वो उसके साथ रहा तो फाइनली उसे उससे प्यार हो ही गया था। अब ईचन को कहीं और रहने के लिए नहीं देने वाला था और उसे कहता है कि जब तक उसकी मेमोरी वापस नहीं आ जाती है वो उसकी जिम्मेदारी है और वो उसके साथ उसके घर रहेगी। वो वापस से ईचन को कंपनी में लेकर के जाता है, जहाँ पर कि एनी ने वैसे तो उम्मीद नहीं किया था कि ईचन वापस बच के लौट करके आने वाली है। लेकिन जब जियांग उसे लेकर के आता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो समझ जाती है कि वो उसका हेल्प ही कर रहा है और फिर उससे तो कौन ही पंगा ले पाएगा। इसके बाद वो यहाँ पर सबको अनाउंस करता है कि एक्चुअल में यहाँ से इस प्रोजेक्ट पर जी काम करने वाली है। एनी उसे समझा रही होती कि प्रोजेक्ट इतना इम्पॉर्टेंट है, इतने सारे लोग लगे हुए हैं और तुम ऐसे कैसे उसे दे सकते हो। इस बात पर वो उसे कहता है कि ये मेरा फाइनल डिसीजन है। मजबूरी में यहाँ पर एनी को जियांग की बात माननी पड़ती है और वह कहती है ठीक है, अगर वो चाहता है कि ईचन ने प्रोजेक्ट संभाले तो यही होगा। वो ऐसे दिखाती है जो कुछ हुआ उसमें एनी की कोई गलती नहीं है। आफ्टर दैट वह एनी को अपने साथ ही अपने घर चलने के लिए कहता है और वहाँ पर वो उससे खुद के ही पर्सनल बेडरूम में रहने के लिए बोलता है। ईचन से कहती है मैं तुम्हारे घर में मेड का काम करती थी तो मुझे लगता है कि मैं वहाँ रहूँगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। बट उसे प्यार से किस करते हुए कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आया क्या कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और जब मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ तो मैं तुम्हें मेड के कमरे में कैसे ही रहने दे सकता हूँ। ईचन के लिए सब कुछ थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। कैसे ही इतना रिचेस्ट इंसान अचानक से उससे प्यार करने लग जाएगा। वो सोचती है कि शायद यहाँ पर सब कुछ उसके लिए अलग ही हो रहा है और ये सब कुछ एक मेमोरी लॉस की वजह से हो रहा है। दरअसल वो उसकी बात मान जाती है और कहती है कि ठीक है, वो यहाँ पे उसके ये में रहने के लिए तैयार है, उसके घर में रहने के लिए तैयार है। वो उसके लिए खाना वाना मंगाता है जहाँ पर कि वो उसका केयर भी कर रहा होता है, उसे अपने हाथों से खिला रहा था। ईचन के लिए तो ऐसा बिल्कुल सपने की तरह सब कुछ लग रहा था। वैसा कहता है डोंट वरी, तुम्हारी मॉम का ट्रीटमेंट मैं करा दूँगा, तुम्हें इस बात की फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ एनी जियांग की मॉम को जा करके भड़का देती है ईचन के खिलाफ़ और कह रही होती है कि वह घर के मेड होकर के ऐसे जियांग को पटाने का कोशिश करिए। उसकी मॉम काफ़ी गुस्से में जियांग के घर उससे मिलने के लिए जाने का प्लान बनाती है। एनी को तो लग रहा होता है कि सही है, जियांग की मॉम उन दोनों के रिश्ते के खिलाफ हो गई थी, ये इसके लिए प्लस पॉइंट ही है। अगली मॉर्निंग उठ कर ईचन जियांग के लिए ब्रेकफास्ट बना रही होती है। वैसे कहता है कि घर पे मेड है करने के लिए। ईचन उसे कहती है जब मेमोरी लॉस के बाद पहली बार मैं जगी थी तो तुमने मुझे अपने हाथों से खिलाया था, दैट्स वाई अब मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना चाहती हूँ। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर जियांग की मॉम आ जाती है और वो जियांग और ईचन को किचन से बाहर आने के लिए कहती है। वहाँ पर अब तक उसने ईचन का फेस नहीं देखा था तो वो जियांग पर गुस्सा कर रही थी कि घर की मेड मेरे घर की बहू नहीं बनने वाली है, तुम्हें शादी तो एनी से ही करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ईचन आती है तो उसकी मॉम भी देख के शॉक हो जाती है। एक्चुअल में ईचन को वो जानती थी, उसकी मॉम जियांग की मॉम की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। कुछ साल पहले दोनों ऐसे अलग हो गए थे, शहर अलग होने की वजह से उनकी बातें नहीं हो पा रही थी। एक्चुअल में वो कुछ यूँ था ना कि जियांग के डैड जब ईचन की वजह से अमीर हो गए तो फिर वो उसे और उसकी वाइफ को छोड़ दिए थे। इसी वजह से ईचन अपनी मॉम को लेकर के दूसरी कंट्री आ गई थी। अब यहाँ पर जैसे ही वो ईचन संभलती है तो वो काफ़ी खुश हो जाती है और एनी को वहाँ से जाने के लिए कहती है, ये कहते हुए कि ईचन वो बुरी लड़की नहीं है जैसे कि वो उसे बता रही थी। उसे उसके और जियांग के रिलेशनशिप के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
वो ईचिन को फ़ोटो दिखाते हुए कहती है कि तुम्हारी मॉम किधर है, तुम्हारी मॉम मेरी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। ईचिन देख के खुश हो जाती है कि कम से कम उसके कोई तो जान पहचान वाले लोग यहाँ पर उससे मिले। वो उससे बताती है कि एक्चुअल में उसकी मॉम हॉस्पिटल में है, उनका फर्स्ट फेज का ऑपरेशन हो गया है और सेकेंड फेज का होना यहाँ पर बाकी है। बाहर जाकर के एडी को हम लोग देखते हैं जो कि जिन को कॉल करती है और कहती है तुम्हें जियांग को हारते हुए देखना है और मुझे ईचिन को जियांग के लाइफ से निकालना है, तो हम दोनों साथ में मिल करके काम करते हैं तो हमारा ये प्लान जल्दी सक्सेसफुल होगा। जिन यहाँ पर उसके साथ मिल के काम करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ इन बातों से अनजान ईचिन अपने काम में लगी हुई थी। वो यहाँ पर जियांग की मॉम को उसकी मॉम से मिलने के लिए लेके जाती है, लेकिन उसकी मॉम उसके बेड पर थी ही नहीं। एक्चुअल में जिन ने उन्हें वहाँ से निकलवा लिया था। ईचिन को वो उसकी मॉम का वीडियो भेजते हुए कहता है कि अगर तुम अपनी मॉम की जान बचाना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे मिलने के लिए अकेले आना होगा। वह जियांग को टॉर्चर करने के लिए ईचिन को किडनैप करने का प्लान कर रहा था। अपनी मॉम की जान बचाने के लिए वो इस प्लेस पर पहुँच जाता है। वो उसे कहता है गलती कर दी तुमने अकेले आकर के, अब जियांग तुम्हें बचाते हुए आएगा। अब सोचो कि पहले मैं तुम्हें मारूंगा और फिर मैं जियांग को मारूंगा। आफ्टर दैट यहाँ पर मैं उसकी कंपनी और उसके सारे शेयर्स छीन लूँगा। ईचिन हंसते हुए कहती है अब तक इतनी बार जियांग से हारने के बाद भी तुम्हें अकल नहीं आई कि वो तुम्हें कभी भी नहीं जीतने देने वाला है। फिर भी अगर तुम्हें हारने का शौक़ है तो ठीक है, तुम ट्राई कर सकते हो। इधर जियांग को भी पता चल जाता है कि ईचिन को जिन ने किडनैप कर लिया। वह इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान था और वो उसे वार्न करता है अगर उसने ईचिन को हर्ट भी किया तो वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। ईचिन वहाँ से बाहर निकलने का प्लान कर रही होती है, लेकिन तभी रास्ते में वो एनी से टकराती है। एनी उसे पकड़ के वापस लेकर के आती है। इस पॉइंट पर आकर के ईचिन समझ चुकी थी कि एक्चुअल में एनी भी इसके साथ मिली हुई है। इससे पहले कि वो दोनों उसे जान से मार दें, यहाँ पर जियांग उसे सेव करने के लिए आ जाता है। वो ईचिन को वहाँ से सेव करके लेकर के जाता है और जिन और एनी तो दोनों गए ही काम से। जिन की कंपनी तो पूरी तरीके से वो बैंकरप्ट करने वाला है। उसने बार बार मना करने के बावजूद भी ईचिन को परेशान करने का ही डिसाइड किया। एनी घबरा रही थी कि अगर सच में जियांग ने उसे बैंकरप्ट कर दिया तो उसकी फैमिली उसे नहीं छोड़ने वाली है। बट अब ये तो एंड होने वाला है। ऑब्वियस सी बात है जियांग उन लोगों को तो सबक सिखाएगा ही। एनी का कहना था कि मैं इतनी अमीर घराने से बिलोंग करती हूँ, तुम्हारी फियांसे भी होने वाली हूँ, फिर भी तुम्हें ईचिन को ही क्यों चूज करना है। जियांग का कहना था क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूँ, इसी वजह से। और वो ईचिन को वहाँ से सेव करके लेकर के जाता है। एनी की भी कंपनी को बैंकरप्ट करने का उसने ऑर्डर दे दिया था और साथ ही में जिन की भी कंपनी को बैंकरप्ट करने का ऑर्डर दे दिया था। हालांकि वह जिन को मरने नहीं देने वाला था, वरना मर्डर का केस उस पर लग जाता तो वो उसे हॉस्पिटल भेजवा देता है। ये पनिशमेंट उसके लिए काफ़ी था। उसके साथ वाली लड़की जीजी भी उसे छोड़ करके चली जाती क्योंकि जब तक जिन अमीर था तभी तक वो उसके साथ रहने वाली थी। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं कि इस एक्सीडेंट के बाद ईचिन को सब कुछ याद आ जाता है। जियांग को जब होश आता है तो वो ईचिन को ठीक देख करके रो रहा था। उसे कहता है मुझे लगा कि शायद मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। वो कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ और मुझे फाइनली सब कुछ याद आ गया है। वो जियांग को किस कर लेती है। यहाँ से दोनों एक रियल रिलेशनशिप में आ जाते हैं। कहानी के एंडिंग में ईचिन की मॉम को भी होश आ जाता है। ऑपरेशन सक्सेसफुल था। जियांग और ईचिन उसकी मॉम दोनों ही उसकी मॉम से मिलने के लिए जाते हैं। इसके बाद एक हैप्पी एंडिंग के साथ ये स्टोरी यहीं पर एंड कर दी जाती है, जहाँ पर कि जियांग ने ईचिन को प्रपोज़ किया था शादी के लिए और उसने उसे हाँ कह दिया था। चलिए, कहानी अगर आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।